नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल पारिक आप सबका स्वागत करता हूं। हम संगणक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और वहां मैंने शुरुआती टॉपिक आपको बताए हैं कि सांख्यिकी का परिचय क्या है, समंकों को एकत्रित करने की विधियां कौन कौन सी है, फिर बाद में मैंने आपको वर्गीकरण बताया है और वर्गीकरण के बाद में आज हम पढ़ते हैं सारणीयन। सारणीयन देखो है क्या। सारणीयन का मतलब है कि वर्गीकृत समंकों को सारणी में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। सीधी और सामान्य लैंग्वेज यदि बोलूं मैं कि आपने जो डेटा वर्गीकृत किए हैं, जो डेटा का वर्ग क्लासिफिकेशन आपने किया है, उन डेटा को सारणी में प्रस्तुत करना, मतलब सारणी में लिखना, सारणी में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सारणीयन है। जो डेटा आपने वर्गीकरण किया है, जो डेटा आपने वर्गीकृत किया है, उसको सारणी में जो लिखने की प्रक्रिया है ना, सारणी बनाने की प्रक्रिया, वही वर्गीकरण है, वही सारणीयन है। अब मैं आपको ये बोलूं कि वर्गीकरण, अतः वर्गीकरण सारणीयन का आधार हो गया। वर्गीकरण सारणीयन का आधार है तथा सारणीयन का प्रथम चरण है। वर्गीकरण सारणीयन का आधार है तथा सारणीयन का प्रथम चरण है। ये हो गया आपका सारणीयन। कि सारणीयन का मतलब क्या है, और सीधी लैंग्वेज बोलूं मैं, टेबल बनाना, सारणी बनाना। आप बहुत बार नोट्स पढ़ते हो तो देखते हो कि कुछ डेटा है वो सारणी में बने हुए आते हैं। या और सीधी बात में ये बोलूं आपको, ग्रेजुएशन आप सबने किया है, क्योंकि संगणक के लिए मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन तो है। वो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो देखना, उसमें जो भी आपके अंक लिखे हुए हैं ना, नंबर, वो सारे एक सारणी बनाकर लिखे गए हैं, वो सारणीयन नहीं है। अब आपको मैं ये बोलूं, सीधी बात समझ रहे हो सारणीयन है क्या। अब देखो सारणीयन के भाग कौन कौन से हैं। सारणी के भाग लिखूं मैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सारणी के भाग ये आपको ध्यान में रखना है। सीधा और छोटा सा टॉपिक है सारणीयन, ध्यान रखना। एक नंबर पर तो शीर्षक, कि जो हेडिंग लिखी गई है सारणी में, शीर्षक लिखा गया है। शीर्षक का मतलब है कि देखते ही सारणी समझ में आ जाए। कि जैसे मैं आपको ये बोलूं, आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ रहेगा ऊपर बीकॉम फाइनल ईयर मार्कशीट, अंक तालिका बीकॉम फाइनल, तो आपको पता लग गया कि एक किसी विद्यार्थी की नाम भी लिखा हुआ है, शीर्षक में नाम लिखा हुआ है, नाम दे रखा आपका, फिर बीकॉम फाइनल की मार्कशीट है, तो पता लगा कि इस व्यक्ति की बीकॉम फाइनल की मार्कशीट है, वो शीर्षक है। कि सारणी को देखते ही पता लग जाए कि सारणी किस पर्पज से बनाई गई है, इसमें किस चीज के डेटा लिखे हुए हैं, वो सारणी का शीर्षक है। दूसरा एक है खानों, कॉलम, खानों के अनुशीर्षक, एक शीर्षक एक अनुशीर्षक। एक है पंक्ति के अनुशीर्षक, फिर है कलेवर, फिर एक भाग है, अभी बताता हूं मैं सारा, टिप्पणी, फिर आगे एक भाग है स्रोत, फुटनोट, सोर्स, बॉडी, हेडिंग, शीर्षक, और अनुशीर्षक यह है कैप्शन। खानों के अनुशीर्षक कैप्शन, और यह है स्टब। ये आप ध्यान में रखना।
कैप्शन। अब देखो है क्या सारणी के भाग, ये सारणी के भाग लिखे हैं मैंने, आपको बताता हूं मैं। देखो शीर्षक मतलब जो मुख्य हेडिंग लिखी हुई है, जिसको देखते ही हमें पता लग जाए कि ये सारणी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई, इसमें जो डेटा है वो किस चीज के डेटा है, किस बात के लिए सारणी है, वो तो शीर्षक। जैसे मैंने आपको आपकी अंक तालिका के लिए एग्जाम्पल देकर बताया, या मैं ये बोलूं आपके टॉपिक है एक जनगणना, सिलेबस में इकोनॉमिक्स में देखना, आप ज्योग्राफी में भी होगा शायद, आप राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की सेंसस 2011, आप उसके नोट्स निकालना, आप जो जिस बुक में पढ़ रहे हो आप वहां सीधा सीधा एक टेबल बनाकर, या तो शॉर्ट रूप में दे रखा है तो टेबल बनाकर दे रखा होगा, सेंसस 2011, जनगणना 2011, राजस्थान जनगणना 2011, ऐसे हेडिंग लिखी हुई रहेगी। तो हेडिंग देखते ही पता नहीं लग गया क्या, इसमें जो भी हम जो नोट्स पढ़ रहे हैं वो सारे जनगणना के नोट्स है, इसमें जो भी डेटा है वो जनगणना से संबंधित, वो क्या है, हेडिंग है। खानों के अनुशीर्षक, तो कोई भी टेबल होती है ना, उसमें दो चीजें होती है, एक तो कॉलम होती है, एक रो होती है, पंक्ति। ये तो क्या है, हेडिंग ऑफ कॉलम, हेडिंग ऑफ कॉलम, और ये है हेडिंग ऑफ रो। टेबल बनती है ना, उसमें एक तो रो होती है, कॉलम होती है। रो और कॉलम का मतलब है क्या, देखो जैसे ये टेबल है इस तरीके से, तो ये तो पंक्तियां हैं, इधर जो चल रही है ना ये सब रो है, ये सारे कॉलम है। कि एक नंबर के कॉलम में ये एक नंबर का कॉलम है, इधर ये 2 नंबर का कॉलम है, इधर 3 नंबर का कॉलम है, इधर 4 नंबर का कॉलम है, और ये जो चल रही है ना वो सारी पंक्तियां चल रही है, ऐसे 1 2 3 4 ये सारी पंक्तियां। तो इधर है ना वो तो रो है, और इधर है वो कॉलम है। तो ध्यान रखना ये जो है ये तो कॉलम है, और ऐसे है ये रो है, ये 1 नंबर 2 नंबर ऐसे रो लिखी हुई है, इधर ये कॉलम लिखे हुए, तो ध्यान रखना ये कॉलम है और ये रो है। तो यहां जो हेडिंग लिखी हुई है ना, इसमें कोई भी हेडिंग लिखी हुई है वो तो होती है कैप्शन, मतलब हेडिंग ऑफ कॉलम, खानों का मतलब कॉलम, और यहां जो हेडिंग लिखी हुई रहती है ना वो हेडिंग है हेडिंग ऑफ रो, मतलब स्टब। तो ये शब्द ध्यान रखना, स्टब इंग्लिश में ध्यान रखना, स्टब क्या है, हिंदी में मत ध्यान रखना, अनुशीर्षक कैसे। हेडिंग ऑफ रो तो स्टब है, और कैप्शन हेडिंग ऑफ कॉलम आपकी कैप्शन है। फिर कलेवर, बॉडी मतलब जो टेबल बना रखी है उसका मुख्य डेटा, कि ये हमने टेबल बनाई किस लिए है, वो सारे डेटा क्या है, वो बॉडी है। फिर टिप्पणी, कुछ हम की विशेष टिप्पणियां देते हैं और कुछ स्रोत देते हैं कि टेबल में हमने जो डेटा लिखे हैं वो किस स्रोत से लिखे हैं, क्या सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, देखो सीधा सा सामान्य सा एग्जाम्पल बताओ, आपको याद हो जाए ये बात। अब दो चीजें देखना, एक तो अपनी बीकॉम की मार्कशीट देखना, या फिर आप जो पढ़ रहे हो सेंसस का जो टॉपिक है, जनगणना का जो टॉपिक है उसके नोट्स देखना। ये दोनों चीज आप देखना। अभी जैसे ही क्लास पूरी हो जाए या जब भी आप इस क्लास को देखो उसके जस्ट बाद में आप ये चीजें ही देखना कि सेंसस का जो टॉपिक दे रखा है, ये कई बार आप खुद भी शॉर्ट नोट्स बनाते हो। तो देखो मैं जैसे ये लिखूं, आपने जनगणना का आप नोट्स, जनगणना के नोट्स बना रहे हो, और आप ना ऐसे खुद ही देखो जनगणना 2011, राजस्थान जनगणना 2011, ऐसे आपने हेडिंग दे दी, राजस्थान जनगणना 2011, ये तो आपने हेडिंग लिख ली। अब मैं इधर बोल रहा हूं, देखो सर्वाधिक, आपने 2 कॉलम बना लिए ऐसे, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में बना रहे हो आप। ये 2 कॉलम है, इधर वाला कॉलम नहीं है। फिर आप लिखो जैसे साक्षरता, कि सर्वाधिक साक्षरता, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, लिंगानुपात, ऐसे आप लिख रहे हो। और अब आप लिखोगे देखो ऐसे कि सर्वाधिक साक्षरता, जिस जिले का नाम है वो और जितनी है वो उसके ब्रैकेट में यहाँ, जिसमें सबसे न्यूनतम है वो साक्षरता यहाँ और कितनी है वो यहाँ लिखोगे। ऐसे सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, आपने ऐसे लिखा पुरुष जनसंख्या, सर्वाधिक जिस जिले में है वो और कितनी है, न्यूनतम किस जिले में है और कितनी है, महिला जनसंख्या, लिंगानुपात, ऐसे आप पूरी टेबल बना रहे हो एक शॉर्ट नोट्स के रूप में, एक छोटी सी की मुख्य डेटा याद करने के लिए आप जनगणना के। तो ये जो आप देखो इधर जो लिख रखा है ना आपने, ये क्या है, ये कॉलम की हेडिंग ही तो है, मुख्य हेडिंग तो ये है, शीर्षक तो ये कॉलम की हेडिंग है, ये क्या है, ये रो की हेडिंग है, और ये आपकी मुख्य डेटा यही तो है ना जो इधर बीच में लिख रहे हो, ये आपकी बॉडी है। कलेवर है मतलब कलेवर बॉडी, मतलब ध्यान रखना बॉडी ध्यान में रखना आप, तो
कि पूरा डेटा आप इसी को याद करने के लिए लिख रहे हो, ये जो यहां लिखा हुआ मुख्य भाग तो यही है, तो ये बॉडी सारणी का मुख्य भाग हो गया। तो अब समझ गए होंगे आप कि कैप्शन क्या है। एक सीधी सरल सी टेबल बनाकर बताया मैंने आपको, कैप्शन क्या है, स्टब क्या है। टिप्पणी फुटनोट के रूप में आप टिप्पणी लिख रहे हो कि जनसंख्या वो तो हमने लाखों में ली है, लिंगानुपात प्रति 1000 जनसंख्या है, ऐसे एक दो छोटे छोटे टिप्पणी लिख लिया आपने। बहुत शॉर्ट रूप में लिख रहे हो ना आप कि लिंगानुपात जनसंख्या तो हमने लाखों में लिखी है यहाँ पर, जैसे 555 लिखा आपने तो इसका मतलब 555 लाख है जनसंख्या। लिंगानुपात जैसे आपने लिखा 928, तो 928 का मतलब है 1000 के ऊपर है, प्रति 1000 जनसंख्या लिंगानुपात है। ऐसे छोटी छोटी टिप्पणियां लिख ली नीचे। इधर टिप्पणी स्रोत उद्गम किसी वेबसाइट से लिए आपने, किसी अन्य कोचिंग क्लास के नोट से आपने ये स्रोत लिखा है। आप अपने में ये बोल रहा हूं हमेशा खुद के ऊपर देखा करो चीजें कि आपको तो अपने नोट्स बनाने हैं, तो आपने स्रोत लिखा कि ये स्रोत है कि मैंने इस बुक से स्रोत लिया है या इस वेबसाइट से संदर्भ लिया है या अदर किसी कोचिंग से मैंने पढ़ा है उसके नोट्स का ये स्रोत लिया है मैंने ये डेटा। कि कुछ गलत हो तो इसका मतलब उस कोचिंग में कुछ गलत लिखा हुआ रहेगा नोट्स के अंदर, या कुछ वेबसाइट में कुछ गलती होगी, वहां से मैंने ये संदर्भ लिया है, स्रोत सोर्स मेरा वहां है। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये सारणी के मुख्य भाग है सारणी के अंदर, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं यही चीजें आपको ये बोलता हूं, अपनी मार्कशीट देखना फाइनल ईयर की, सॉरी बीकॉम की, बीए की या बीएससी की जो भी फाइनल ईयर है उसकी मार्कशीट देखना, वहां आपको पता लग जाएगा कि ऐसे क्या है आपकी रो सब्जेक्ट लिखे हुए रहेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, इधर कॉलम में हेडिंग लिखी हुई रहेगी, लास्ट में रिमार्क लिखा हुआ रहेगा, फिर रिमार्क के अंदर से डी लिखा हुआ तो डिस्टिंक्शन, मतलब डी का मतलब डिस्टिंक्शन है, 75% से ऊपर है। किसी के आगे एफ लिखा हुआ है तो एफ का मतलब फेल है। EFPS लिखा हुआ है तो इसका मतलब नीचे इधर फुल फॉर्म दे रखी होगी टिप्पणी EFPS, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, कि फर्स्ट ईयर किया तो सेकंड ईयर में हो गया, या उसकी पीजी फर्स्ट ईयर किया तो सेकंड ईयर के लिए योग्य है। तो ऐसे क्या टिप्पणियां लिखी हुई रहेंगी, तो वो टिप्पणियां लिखी हुई रहेंगी, स्रोत उसमें लिखा हुआ रहेगा नहीं, क्योंकि स्रोत क्यों नहीं लिखा हुआ रहेगा, वो तो पहले से आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी की गई है, वो तो ऊपर ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या है, वो एक टेबल ही तो है ना। तो ये दोनों चीजें आप देखना, मैंने आपको बताया कि यही आपका क्या मुख्यतः सारणीयन है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक और बता देता हूं मैं इसमें, सारणी के प्रकार। सारणी के प्रकार है ना, ये भी ध्यान में रखना। सारणी के प्रकार ये तीन है, तीन प्रकार से बनती है। उद्देश्य के आधार पर, एक तो उद्देश्य के आधार पर, एक मौलिकता के आधार पर, इतने कोई इंपॉर्टेंट आपको ऐसे ध्यान में नहीं रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, रटने बैठ जाओ क्या, बस एक बार पढ़ना आपको ये रचना के आधार पर कि सारणी के प्रकार हैं, वो आप ध्यान में रखना। उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता के आधार पर और रचना के आधार पर। इसमें दो है, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशेष उद्देश्य वाली। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशेष उद्देश्य वाली सारणी। और मौलिकता के आधार पर है मौलिकता के आधार पर इसमें है मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक सारणी, मूल सारणी और व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न डेरिवेटिव बोलते हैं शायद, बाकी आपको पता ही होगा। ये जनरल पर्पज है, स्पेशल पर्पज है, ये मौलिक है, ओरिजिनल है, ये डेरिवेटिव है। और एक रचना के आधार पर, रचना के आधार पर है सरल और जटिल। सरल सारणी और जटिल सारणी। इसमें भी सरल में तो एक गुण वाली सारणी, सरल में है
एक गुण वाली सारणी, सब बताता हूं मैं, देखो अभी आपको। और इसमें है, जटिल में है द्विगुण सारणी और बहुगुण सारणी। द्विगुण सारणी और बहुगुण सारणी। अब है क्या, देखो ये चीजें है क्या। कि समझना बात को, जो आपको दे रखा है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, मतलब उद्देश्य के आधार पर यह सारणी है कि कोई भी आप डेटा है, जैसे जनगणना के डेटा है, उस जनगणना के डेटा, जैसे आप वेबसाइट से, मैं आपको सीधा बताऊं कि वेबसाइट से आपने जनगणना के डेटा उठाए तो वहां एक टेबल बनी हुई है, सीधी सब चीजें लिखी हुई है, उसमें व्यक्तिगत सारी चीजें अलग अलग ऐसे दे रखी है। तो वो एक सामान्य उद्देश्य वाली सारणी है कि जिसके अंदर कंप्लीट डेटा, पूरे डेटा दे रखे हैं, उनका कोई अलग से समरी नहीं दे रखी उनकी। तो यहां जो है ना, यह रेफरेंस, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये तो समरी टेबल होती है और ये रेफरेंस टेबल होती है। रेफरेंस टेबल कि जिसमें सीधे व्यक्तिगत डेटा दे रखे हो, पूरा संदर्भ दे रखा है उस डेटा के बारे में, वो तो रेफरेंस टेबल। और ये विशेष उद्देश्य मतलब इस डेटा की समरी दे रखी है ना, इस डेटा की पूरी समरी बनाकर दे रखी है, परसेंटेज निकाल कर दे रखी है, अनुपात बनाकर दे रखा है, सब चीजें पूरे रेफरेंस बनाकर दे रखा हो ना, इस डेटा की पूरी समरी बनाकर दे रखी हो, सॉरी पूरा रेफरेंस दे रखा हो, सब कुछ बता रखा हो, वो तो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, इसमें पूरे डेटा है। और इनकी एक समरी बनाकर दे रखी है, वो विशेष उद्देश्य वाली सारणी। तो ध्यान रखना, ऐसे मौलिक सारणी मतलब जिसमें पूरे मूल रूप से पूरे डेटा लिखे हुए हैं, वो तो मौलिक सारणी। और ऐसे ही व्युत्पन्न सारणी मतलब इस मौलिक सारणी से दूसरी एक सारणी व्युत्पन्न की गई, किसका एक सार लिखा गया, पूरे परसेंटेज निकालकर, अनुपात निकालकर, पूरा सूचकांक जो भी कुछ बनाकर, समांतर माध्य निकालकर, ऐसे पूरा सब कुछ एक डेटा बनाकर लिखा गया, वो व्युत्पन्न सारणी हो गई। तो समझ रहे हो ना आप बात को, मतलब इतनी आप नॉर्मल तरीके से ध्यान रखना, ये रेफरेंस टेबल है, ये समरी टेबल है, ये ऐसे रेफरेंस दे रखा हो उसमें पूरा, और उससे पूरी डेरिवेटिव कर कर दे रखी हो, इससे बनाकर पूरा एक पूरा समरी बनाकर दे रखी हो, वो व्युत्पन्न सारणी। सरल और रचना के आधार पर सरल और जटिल सारणी है। एक गुण वाली सारणी कि जिसके अंदर केवल एक ही गुण दे रखा हो, जैसे आयु वर्ग दे रखा हो, आयु वर्ग और व्यक्तियों की संख्या, आयु वर्ग और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। जैसे मान लो जयपुर के लिए आप इकट्ठे कर रहे हो कि 0 से लेकर 18 वर्ष के व्यक्ति कितने हैं, फिर 18 से लेकर 36 के कितने हैं, ऐसे 36 से लेकर 54 वर्ष के व्यक्ति कितने हैं, ऐसे पूरी इन व्यक्तियों की संख्या आपने लिख ली। तो वो एक ही गुण है, केवल व्यक्तियों की संख्या का एक गुण है। ये तो देखो व्यक्तियों को बताने के लिए एक वर्ग है, गुण तो केवल व्यक्तियों की संख्या का है कि आप यहां व्यक्तियों की संख्या ही तो जानना चाह रहे हो, तो ये गुण है व्यक्तियों की संख्या, तो ये एक ही गुण है केवल। फिर यही द्विगुण मतलब इसी में ना आयु वर्ग, इसी सारणी को बताता हूं मैं, आयु वर्ग दे रखा है और व्यक्तियों की संख्या में ना 2 गुण दे दिए, व्यक्तियों की संख्या और साथ में इसमें पुरुष और महिला, ये और दे दिया। इस व्यक्तियों की संख्या के कॉलम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पुरुष और महिला, तो इसका मतलब 2 गुण बना दिए। और ऐसे बहुगुण है कि और इसके अलावा 2 गुणों से ज्यादा गुण बना दे, कि पुरुष में भी बना दे साक्षर और निरक्षर का गुण बना दे, महिला में भी साक्षर और निरक्षर का। फिर अलग अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दे कि ये पहले जयपुर के लिए, फिर इधर जोधपुर के लिए यही आयु वर्ग, और यही व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों में पुरुष में साक्षर और निरक्षर, महिला में साक्षर और निरक्षर। तो बहुत सारे गुण हो गए ना, अलग अलग जगह की पता लग गई, साक्षर कितने हैं, कितनी महिलाएं साक्षर है इस वर्ग में, कितने पुरुष साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, तो अलग अलग गुण बन गए सारे, वो बहुगुणी सारणी हो गई। तो समझ रहे हो बात को कि रचना के आधार पर सरल और जटिल, और सरल में एक गुण वाली और जटिल में द्विगुण और बहुगुण सारणी, इधर मौलिकता के आधार पर मौलिक और व्युत्पन्न सारणी, और उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। ये रेफरेंस टेबल है और ये समरी टेबल है। तो आप समझ गए होंगे कि सारणीयन है क्या। तो यही आपका सारणीयन है, इतनी ही बातें आप सारणीयन के अंदर ध्यान रखना।
धन्यवाद। इससे अगला टॉपिक हम और यहां तक जो हमने पढ़े उसके प्रश्न वो हम कल नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। धन्यवाद।